आखिरकार जो डर था वो सच साबित हुआ। सत्ता संभालने के बाद ट्रंप टैरिफ लगाने की जो धमकी बार बार दे रहे थे, जिसे दुनिया महज एक बार्गेन टैक्टिक्स मान रही थी, उस टैरिफ को अब ट्रंप ने लगाना शुरू कर दिया है। चीन, मैक्सिको, कोरिया, कनाडा से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 25% तक ड्यूटी लगा दी गई है। भारत जो अब तक भले ही ट्रंप के इस हड़कंप से अछूता रहा है, वो शायद लंबे समय तक ना रहे। इसका संकेत आज मिल गया है। 2 अप्रैल से अमेरिका ड्यूटी लगाने का एक और सिलसिला शुरू करने जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। इसका ऐलान खुद ट्रंप ने कर दिया है। इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक मामलों को लेकर भी ट्रंप ने कई बड़े ऐलान किए हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति में ग्लोबल ऑर्डर को रीसेट करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सभी देशों की चिंता की लकीरें गहरा गई हैं, जो स्वाभाविक है। अब ऐसे में सवाल उठता यह है कि आखिर आगे क्या होगा, भारत कैसे उन चुनौतियों का सामना करेगा, विकसित भारत का सपना जो हम संजोए बैठे हैं वो कैसे पूरा होगा। तेजी से बदल रहे इस ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और शो में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। India charges us auto tariffs higher than 100%. दुनिया पर मंडराया ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा। अमेरिकी कांग्रेस के इतिहास में प्रेसिडेंट के सबसे लंबे संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के एजेंडे को लेकर बेहद सख्त नजर आए। ट्रंप पर नजर रखने वाले जानते हैं कि टैरिफ शब्द ट्रंप को बहुत पसंद है और इसलिए वो पूरे दमखम के साथ अमेरिका फर्स्ट में टैरिफ को सबसे बड़ा टूल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस में उन्होंने बता दिया कि दुनिया अब टिट फॉर टैट पॉलिसी के लिए तैयार रहे। April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. ट्रंप ने अपने संबोधन में भारत का भी जिक्र किया और साफ कह दिया कि 2 अप्रैल से जिन देशों पर टैरिफ लगेगा उसमें भारत भी शामिल है। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. भारत समेत पूरी दुनिया में इस वक्त चिंता सिर्फ ट्रंप के टैरिफ प्लान की ही नहीं है। यूक्रेन युद्ध या कनाडा और ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नीति को लेकर भी टेंशन बढ़ गए हैं। We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पहले से चली आ रही ग्लोबल उथल-पुथल में ट्रंप कार्ड कोई समाधान निकालेगा या संकट बढ़ाएगा? ट्रंप के हड़कंप से क्या कोई नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा? ऐसे माहौल में भारत के पास क्या ऑप्शन है? भारत कैसे ट्रेड वॉर के संकट को टाल सकता है और ग्लोबल स्टेज पर बड़ी भूमिका निभा सकता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल साहब, पूर्व आईएएस और सामरिक मामलों के जानकार डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी, जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरुआत मैं करूंगा थॉमस मैथ्यू साहब से। थॉमस मैथ्यू साहब, वैसे बता दूं कि ये हिंदी में बहुत आसानी से बातें नहीं करते हैं, लेकिन जब हिंदी बोलते हैं ना तो बड़ा ही आकर्षक हिंदी बोलते हैं। हालांकि इनका पसंदीदा भाषा जो है इंग्लिश ज़्यादा है। थॉमस मैथ्यू साहब,
दैट्स नॉट ट्रू। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ट्रंप करीब 43 डेज हो चुके हैं, 43 दिन हो चुके हैं ट्रंप को अपने सत्ता संभाले हुए, जिस तरीके का बिहेवियर उनका देखने को मिला है, आपको क्या लगता है कितनी सोची समझी रणनीति के तहत ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? कई लोगों का कहना है मिसगाइडेड मिसाइल है, पता नहीं कब किसकी तरफ चल दे। आपका असेसमेंट क्या है? No, I completely don't agree. He's not he may be a misguided missile for other countries, but as far as his aims or objectives are concerned, he is a very solidly guided missile. You know, जो इनका opponents है वो बताएंगे that he is a misguided missile, but I don't think so. Please understand, he's a man who declared that he's going to be the president of the United States while coming down an escalator, and in less than a decade he made it happen. He's a brilliant businessman, and what he has done today is shifted the focus of the United States from strategic preference to trade issues. In a manner of speaking, Trump is right because there are differential rates of tariffs imposed by various countries. So I don't think that the criticism that he's a misguided missile, he doesn't know what he's talking, I don't think this is not right. But I think that the tariffs which he's going to impose on other countries will also be an opportunity for India. This is the way I think. And one of the reasons why I'm telling you this is because India is not a large trading partner of the US. India is only about the 11th largest trading partner, maybe around 2.3 or 2.4% of the US trade. The largest trading partners are Canada, that is Mexico, China, and Canada. So please understand, if we can impose those taxes on them, there may be new opportunities for India. Please understand, every crisis throws us great opportunities. And one more thing I'd like to tell you, the visit of Modi ji to the US was an amazing success as far as I think. Now, I'll tell you why I'm saying that. Please understand, the Ukrainian president had gone to the United States and it was a debacle. Compare it with what our Prime Minister did when he was in Washington, D.C. The reception he got was very warm. He made friends with Elon Musk. He made friends with the Vice President. So I think our Prime Minister has done well by looking at a mega trade deal of about $500 billion by 2030. And in the next 3-4 months, we are going to have a bilateral trade agreement. And there we have got a lot of scope for negotiation. This is what I believe. बिल्कुल, इस पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ GTRI के अजय श्रीवास्तव जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से ट्रेड को ही समझते हैं, इन आंकड़ों को समझते हैं। उनके पास मैं आऊँगा आपकी बातों को लेकर के। लेकिन प्रभु दयाल साहब, आपके पास मैं सबसे पहले कि जो अभी थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, जिस तरीके का वार्म वेलकम हुआ, जिस तरीके की बातचीत हुई, वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आपको लगता है कि इस पीएम के विजिट के बाद, ये जो सौहार्दपूर्ण विजिट रहा, उसके बाद जब ट्रंप अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं तो इंडिया उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहेगा? शायद थोड़ा सा इंडिया को कुछ राहत मिले, मरम्मत मिले। देखिए, थॉमस मैथ्यू साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वॉशिंगटन की जो विजिट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत सक्सेसफुल थी। अब उसी विजिट में ये फैसला किया गया था कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको सन 2030 तक दुगना किया जाएगा और वो कोशिश की जाएगी कि 500 बिलियन तक वो जाए। और ये दोनों देशों ने दर्शाया था कि वो चाहते हैं कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए इसी अक्टूबर तक। तो एक तरफ तो ये कोशिशें चल रही हैं कि किस तरह से ट्रेड को बढ़ाया जाए। अब ये टैरिफ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किए हैं वो किस तरह से हमारे ट्रेड को असर करेंगे? देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम से कम 2 बिलियन कम हो सकते हैं और यह 7 बिलियन तक का भी नुकसान हो सकता है। तो दोनों देश ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों कर रहे हैं और इसका असर क्या होगा।
तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अभी 2 दिन पहले मंडे को अमेरिका चले गए, एकदम से रवाना हो गए। यहाँ पर उनके कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी शेड्यूल थे, वो जल्दी से कैंसिल करके इस दौरे पे गए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। वो वहां पर जो अमेरिका के नए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका नाम जेमिसन ग्रेयर है, उनके साथ बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये ऊंचे-ऊंचे टैरिफ ना लगाए जाएं, इंडिया को क्या कंसेशंस देने होंगे ताकि एक ट्रेड डील की तरफ और काम हो सके। तो मेरे विचार में दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो भी अड़चने हैं उनको हटाया जाए। नहीं तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर ये जो अपना टैरिफ लगा दिए तो ट्रेड पे बहुत असर पड़ेगा। देखिए अमेरिका में वैसे ही अब जो है ट्रेड में मंदी दिखाई दे रही है। बड़े बड़े जो वहां पर स्टोर जैसे टारगेट है, बेस्ट बाय, इन्होंने कहा है सेल्स ड्रॉप कर गई हैं, प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उसकी वजह से। तो कोशिश अमेरिकन साइड से भी होगी कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ इंडिया कम कर दे, शायद हमारे कॉमर्स मिनिस्टर उसी तरह से कुछ ऑफर करेंगे और बातचीत होगी कि ये जो अड़चने नई पैदा होने की आशंका लगाई जा रहे हैं ये ना हो और रुकावटें किया जा सके। हटें और ट्रेड स्मूथली चलता रहे, और जैसा मैंने कहा एक ट्रेड एग्रीमेंट अक्टूबर तक साइन हो जाए। बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, बाकी दर्शकों को बता दूं, अपने पैनलिस्ट को, अजय श्रीवास्तव जी काफ़ी लंबे समय तक कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहे हैं और जब भी ट्रेड एग्रीमेंट होता था या फिर बातचीत होती थी उसमें बड़ी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब वो खैर सरकार से बाहर हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सलाह मशविरा देते रहते हैं। अजय जी, आपको क्या लगता है कि 2 अप्रैल की जो डेडलाइन है उस डेडलाइन में भारत ना आए, भारत इससे बच जाए, तो अभी भारत को क्या ऑफर करना चाहिए? भारत के पास ऑफर करने के लिए क्या है यूएस को? देखिए, हमारे बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं आसियान के साथ, जापान, साउथ कोरिया के साथ में, अभी स्विट्जरलैंड के साथ हमने किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है। तो इनमें बहुत सारे गुड्स हमने जो हैं जीरो ड्यूटी पर ऑलरेडी अलाउ किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि 90% से अधिक ट्रेड का हिस्सा होते हैं, उसमें हम देखें और करीब 90% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम लें जो ऑलरेडी जीरो ड्यूटी से आ रहे हैं इन एफटीए पार्टनर कंट्री से। और चूंकि एफटीए जो अमेरिका है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, हम अमेरिका को बोलें कि हम आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 90% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर टैरिफ डे 1 से 0 करने को तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये ऑफर अमेरिका को टैरिफ लाइन वाइज दे दिया जाए और जिससे हम प्रीएम्प्ट कर सकें 2 अप्रैल के पहले। तो हम ये कहेंगे कि हमने आपको आपके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0 करने का ऑफर दिया हुआ है। अगर आप टैरिफ किंग की हमें बात करते हैं तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम, इसको आप लीजिए और हमारी जान छोड़िए। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूँ, फिर मैं सुनील सुब्रमण्यम साहब के पास जाऊंगा कि हम लोग यूएस के टैरिफ को कम करने के लिए क्यों हेजिटेट करें? ठीक है, हम आपके सारे एक आध प्रोडक्ट को छोड़ के हम सारे प्रोडक्ट पे आपको 0 कर देते हैं, तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? क्योंकि यूएस के जो सामान होते हैं वैसे भी आम लोगों के इस्तेमाल के बहुत कम होते हैं। यूएस की कंपनियां यहाँ पे आई, कार बनाने शुरू की, यहाँ बना के नहीं बेच पाए तो इंपोर्ट करके क्या बेच पाएंगे वो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो यूएस का जो 60% जो एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो बताएं क्या है। देखिए, वो में पेट्रोलियम क्रूड भेजते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजते हैं, वेस्ट एंड स्क्रैप भेजते हैं। जो डायमंड हमारे यहाँ से जाते हैं वो सर्टिफाई होकर वापस लौटते हैं, या फिर वो हमें थोड़ा बहुत ये स्टीम कोल और कोकिंग कोल भेजते हैं। आप विश्वास करेंगे ये चीजें 60% उनका जो एक्सपोर्ट है हमारे ये है, और इन सब चीजों में एवरेज टैरिफ जो है 4-5% है बस। तो जो बातें हो रही हैं 100%, 150%, वो पिक एंड चूज हो रही हैं। जब टेबल पर निगोशिएटिंग टीम बैठेंगी तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस है भी नहीं। तो हमें यूएस के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स से हमें कोई डर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम देख समझकर 0 ड्यूटी हम डे 1 से ऑफर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमारी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक कि ट्रंप के स्वभाव को समझता हूं मैं, अगर कम से कम उनकी बातों को मानता हुआ हम लोग दिख जाएं तो उनको लगे चलो हमारी बात तो मान रहा है, कम से कम भले ही सारे पे नहीं कुछ 90% पे ही कम कर दिया। ये स्वभाव को ज़्यादा अच्छे से थॉमस मैथ्यू साहब समझते हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। लेकिन सुनील सुब्रमण्यम साहब को जोड़ूंगा, चूंकि ये ट्रंप के इस हड़कंप का सबसे ज़्यादा असर और तात्कालिक असर जो दिख रहा है वो है शेयर मार्केट पे। एक इंडिकेशन है कि बड़ा लोग घबराए हुए हैं। तो सुनील सुब्रमण्यम साहब,
आप इसके असेसमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो डेटा के साथ खेलते हैं, डेटा पे बहुत नजर रखते हैं। तो पहली बात है कि मेरा मानना है कि देखिए, ये जो हम टैरिफ लगाते हैं ना, इंपोर्ट ड्यूटी, वो इसीलिए कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एंटी डंपिंग से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ड्यूटीज क्यों लग, क्योंकि सस्ते में बाहर से प्रोडक्ट आए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव, वो अपने प्रोडक्ट डोमेस्टिक नहीं बेच पाएगी। सिंपल सी बात है। अब हमारे लिए बात यह है कि सिंपल कि आज $40 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, इसलिए वो हर्ट हो रहा है। तो बात सिंपल है कि ये $190 बिलियन का टोटल ट्रेड में 40 हमारे फेवर में है, यानी डेफिसिट में है, अमेरिका को हमारी सरप्लस है। अब ये $500 बिलियन की जो 2030 तक, यानी 5 साल बाकी है, उसमें डबल करने, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे डबल? सिंपल, हम तेल का इंपोर्ट और डिफेंस का इक्विपमेंट का इंपोर्ट अमेरिका से अगर बढ़ा देंगे, तो समझिए कि हम वो ट्रेड डिफिसिट को ट्रेड सरप्लस में भी बना सकते हैं ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सॉल्व करने का मसला है ना, दूसरी तरह से हो सकता है कि अगर हम अपने तेल तो खरीदना ही है कहीं से, 83% हमारा तेल इंपोर्ट होता है, वो सऊदी अरेबिया से करे, रशिया से करे या अमेरिका से करे, कॉस्ट तो ऑयल का फिक्स होता है ना। ऐसा नहीं है कि ये सस्ते में ऑयल दे रहा है, रशिया दे रही थी। अब ये मसला इसमें जोड़िए, दो चीज है कि चाइना का ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका $300 बिलियन है, हमारा 40 है। ध्यान उसका उधर है। तो हमारे यहाँ पर आज भी कांग्रेस के इसमें उसने कहा कि इंडिया 100% लगाती है। ये सब, जैसे मैथ्यू साहब ने कहा कि वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन है, वो ऐसे कुछ डाल रहे हैं ताकि लोग को लगे, बट ग्राउंड लेवल पे मेरा मानना है कि हम ज्यादा तेल और डिफेंस उधर खरीदेंगे तो ओवरऑल हम इस रेसिप्रोकल टैरिफ से बच सकते हैं, क्योंकि थोड़ी दिन के लिए अगर हम ट्रेड सरप्लस बनते हैं अमेरिका वर्सेस इंडिया, क्योंकि तेल खरीद रहे हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक मार्केट की बात किया आपने, देखिए कल ही एड्रेस हुआ, आज स्टॉक मार्केट ऊपर थी, हैरान की बात है ना। नेचुरली आज तो नेगेटिव रिएक्शन दिखना था, क्यों? क्योंकि मार्केट को क्या है कि ये डर ऑलरेडी पैदा हो चुकी थी और मार्केट में करेक्शन आ गया। अब ये साफ साफ क्लियर हो गया कि किस तरह करने वाला है, वो अनसर्टेनिटी चला गया, तो मार्केट इसको फैक्टर कर लेगी, क्योंकि हर टैरिफ की चीज मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जैसे एप्पल के आईफोन होते हैं, वहां लिस्टेड नहीं है, ना फॉक्सकॉन लिस्टेड है, ना सैमसंग की कोई सब्सिडी लिस्टेड है। तो इसमें क्या है कि मार्केट में गिने चुने सेक्टर में जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपैक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल एक मार्केट सेंटिमेंट के तौर पर देखे, मेरा मानना है कि आज पीयूष गोयल जहां भी गए हैं, तो हमारी जो लैक ऑफ सक्सेस इतनी दिन से एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में हमारा 1.9% ही शेयर है, तो हमारी लैक ऑफ सक्सेस ही हमारी बिगेस्ट डिफेंस है। तीसरी बात याद रखिए कि ट्रम्प को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में अल्टीमेटली वो अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल अगेन वापस मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की कोशिश कर रहा है। दिक्कत क्या है इसमें? तो पहली चीज है कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $80,000 है, चीन का 13,000 है, हमारा 300 से 3,000 से कम है। तो ये कॉस्ट डिफरेंशियल कौन बेयर करेगा, राइट? तो क्या है कि अगर वो चाइना के ऊपर दुगना टैरिफ 20% लगा रहा है, तो इंडिया के ऊपर उतना नहीं लगाए, क्योंकि उसको इंडिया से आएगा तो उसका डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल रखने का एक रास्ता इंडिया से पैदा हो सकता है, रास्ता यहाँ पे बने। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे और एक फाइनल बात मैं कहूं कि करीबन 4.5 लाख जॉब्स 163 इंडियन कंपनीज ने अमेरिका में क्रिएट किया है। तो एक और इसका रास्ता है कि इंडियन कंपनी जाके अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां पे फिनिशिंग मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में कर सकते हैं, ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज इंडिया में उठाकर फाइनल प्रोडक्शन उधर करते हैं, तो वो भी एक पब्लिक रिलेशन विक्ट्री हो जाएगा ट्रम्प को कि ये इंडियन कंपनियां अमेरिका में आती हैं। और फाइनल पॉइंट एक है कि वो बिजनेसमैन है, इसका आंसर मैं दिखाऊंगा कि वो नेगोशिएटिंग करते हैं। क्यों? टेस्ला को उसने परमिशन दे दिया कि इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करे, वो गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल, उसने बोला मैं खुश नहीं हूं फिर भी टेस्ला को दे रहा हूं। तो अल्टीमेटली नेगोशिएटिंग टेबल पे कुछ लेन कुछ देन होगा, तो इसमें इंडिया स्मार्टली प्ले करके अपना फायदा उठा सकती है।
बिल्कुल, ये जो स्मार्टली प्ले करने वाली बात है थॉमस सर, उसमें चूंकि इंडिया का सिर्फ ट्रेड पार्टनरशिप तो यूएस के साथ है नहीं, इंडिया के साथ उसका स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी गहरा है, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप भी काफ़ी गहरा है, मैन टू मैन पार्टनरशिप जो होता है वो भी काफ़ी गहरा है। सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा वाले शायद भारतीय वहाँ पे होते हैं। तो इस फ्रंट पे हम लोग ज़्यादा बार्गेन करके ट्रेड पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा नेगोशिएटिंग टेबल पर ला सकते हैं कि नहीं? See, Lakshmanji, I don't agree. India is not in a strong position to strategically twist American arms. No. And Trump is not a man. आपकी हिंदी भी वैसे बहुत अच्छी है थॉमस सर, आप चाहें तो हिंदी ही बोल सकते हैं। मैं हिंदी बोलेगा तो फिर ट्रम्प में become drum. I don't want to do that for the moment because it's a very serious conversation. Lakshmanji, what I'm trying to tell you is that, we are, we talk about great strategic relation between India and the US. Honestly, we have certain level of strategic relations, but our strategic relations are not so important for the United States. It may be more important for India, as a matter of fact. Number one. What is the leverage we have with the United States? If you ask me, it is the diaspora and plus the good relationship this government in India has established and maintained with the US administration. Please look at the body language of Vance, the Vice President, and Modi ji when they went. Similarly with Musk. Please understand this is all soft diplomacy because in the US, you take a tough chance against Trump, he does not bother. And please understand, he's a deal maker. He himself says, I'm a deal maker. Unlike President Nixon, who's a strategic thinker, okay, who looks at real politics in strategic terms, in military terms, Trump looks at the world in pure economically beneficial terms for the United States. He says, as some of the panelists have said, he wants to make America great again, bring back the production into the United States. It is not 100% possible. He may succeed partially. It'll cause mayhem. And Trump himself knows that it's going to cause a lot of havoc. But after that, he will sit down and deal with every country and finally extract something from them, give a little bit, and at the end of the day, America will gain. But please do understand also, he's talking about 100% in auto. What does this auto mean? If I remember correctly, many months ago, he gave the example of Harley-Davidson motorcycle. Everybody knows about Harley-Davidson, that we impose about 100% duty on Harley-Davidson motorcycle. Now, I personally believe that we are in the best position to strike a good bilateral tariff agreement with them, a trade agreement with them. And if we proceed the way we are, I think we'll be in a good position. Let me tell you something. He's going to come down very hard on Mexico. He's also come down hard on Canada with 25% tariff. He's also going to come down strongly on China. China also is going to take reciprocal action. So when the two giants fight, we'll have a lot of opportunity to fill in the gaps in the United States. So I think in the next, as Dayal sir had said, in the next 4-5 months, by October, November, when we do the bilateral trade, if we are able to tell them that bringing India closer to the US is good for Trump's strategic initiatives, I think we will stand to gain. I think this is a great opportunity for us. Let's not grieve that April 2nd mein ye hoga, wo hoga. No, nothing like that. Please understand there is also no piecemeal agreement in this. It has to be a holistic agreement with India focused on deriving more benefit from this chaos which is going to happen in the next 4, 5, 6 months. This is my personal point of view. प्रभु दयाल सर, ठीक है, अगर मान लिया जाए थॉमस मैथ्यू साहब की बात को लेकर आगे बढ़ें कि हम लोग उनके साथ ट्रेड डील कर लें, बायलैटरल एग्रीमेंट कर लें, लेकिन मामला सिर्फ हार्ले डेविडसन तक नहीं रहेगा, मामला सिर्फ टेस्ला तक नहीं रहेगा। बात जब चलेगी तो सिर्फ गुड्स तक नहीं जाएगा ट्रेड,
उस पर तो नेगोशिएशन टेबल पर जब बैठेंगे तो यूएस कहेगा कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन है, उसको ही हमको रियायत चाहिए, आप हमारे डेटा प्रोटेक्शन में रिलैक्सेशन दीजिए, आप हमारे यहाँ जो ई कॉमर्स पे ड्यूटी लगाते हैं ट्रेड पे, उस ड्यूटी में रिलैक्सेशन दीजिए। जब बात वहाँ से आगे बढ़ेगी तब तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको हैंडल कर पाना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं वो बहुत केपेबल हैं, और जैसा टॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। देखिए, जब नेगोशिएशंस होते हैं तो गिव एंड टेक तो जरूरी होता ही है। हमने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेशंस देने शुरू कर दिए हैं। अभी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स की बात हो रही थी, उन पे हमने जो टैरिफ्स हैं, ड्यूटीज ऑलरेडी कम कर दी। अब ट्रम्प साहब ये भी चाहते थे कि अमेरिकन बोर्बन विस्की पे जो भारत 150% ड्यूटी लगा रहा है उसको कम किया जाए, उसको भी हमने कम करके 150 से 100% कर दिया। तो हम अपनी तरफ से कंसेशंस दे रहे हैं, और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वो अमेरिका के दौरे पे गए हैं, उसमें जरूर ये बातचीत होगी कि किस तरह से हम अमेरिकन कंसर्न्स को मीट कर सकते हैं, क्या क्या हम उनको कंसेशंस दे सकते हैं। देखिए, ट्रम्प भी शुरू से कहते आए हैं कि वो अमेरिका को फिर से बड़ा बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका के हितों में काम करेंगे, और ये टैरिफ्स की बात तो वो बराबर करते आए। तो अगर किसी तरह से हम कंसेशंस दे के उनको खुश कर सकते हैं, तो वो भी अपने पब्लिक से कह सकते हैं, देखो मैंने अपनी पॉलिसी से ये अचीव किया। ये ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि उनसे अच्छा कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आज तक हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। तो इसके लिए वो साबित करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया, और टैरिफ्स उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मेरे विचार में हम जरूर कुछ कंसेशंस देंगे उनको खुश करने के लिए, लेकिन जैसा एक पहले पैनलिस्ट ने कहा कि अमेरिका से कोई ऐसे एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे इंडिया को जो हमें डोमेस्टिकली अफेक्ट करें। देखिए, एग्रीकल्चरल मैटर्स में हम प्रोटेक्टिव हैं क्योंकि हमको फार्मर्स लॉबी को प्रोटेक्ट करके रखना होता है, लेकिन जहां तक हार्ले डेविडसन है, अमेरिकन कार्स हैं, ये वो कौन से बहुत भारत में उसकी डिमांड है। भारत में अपनी जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, चल रहे हैं, कम दाम पे हैं, तो मेरे ख्याल से उन प्रोडक्ट्स का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा कि इंडिया ने एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाया है, कंसेशंस दिए हैं जो हम चाहते थे, तो इस तरह से जो एक ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है वो आगे बढ़ेगी, और जो हमने टारगेट रखा है 2030 तक के हम 500 बिलियन पहुंचा लेंगे ट्रेड, उस पे आगे कुछ काम हो सकता है। नहीं तो अड़चनें अगर बनी रही अभी से तो ये कैसे काम आगे होगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा। अजय श्रीवास्तव जी, मैं एक सवाल लेके और आपके पास आना चाहूँगा कि ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप ने ड्यूटी लगाई मैक्सिको, कनाडा पे, चीन पे, तो इन कंट्री ने भी अपनी तरफ से उल्टा ड्यूटी लगा दिया उनके प्रोडक्ट के ऊपर। 2019 का वाक़या आपको याद होगा, वहाँ भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया था कि जब ड्यूटी लगाई गई थी तो भारत ने ड्यूटी यहाँ ऊपर से लगा दी थी उसके कई सारे प्रोडक्ट पे, करीब 29 प्रोडक्ट पे। तो इसकी गुंजाइश अब कितनी बचती है कि नहीं, अब ये संभव नहीं है? अब ये उचित कदम नहीं होगा, क्योंकि पहले केवल स्टील और एल्युमिनियम का सवाल था, अभी वो पूरे कंट्री के सारे पूरे लगाने की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर हम लगाते हैं तो वो काउंटर टैरिफ लगाएंगे तो रेस टू द बॉटम शुरू हो जाएगा, उसमें हम ज्यादा हर्ट होंगे, उनको तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो लेकिन अब अगला सवाल आपसे पूछूं मैं कि ठीक, अगला सवाल आपको पूछूंगा कि इसको छोड़ दें तो ये पूरा नेगोशिएशन सिर्फ गुड्स तक रहेगा, या फिर आपको लगता है कि एक लिमिट के बाद सर्विस पे भी यूएस आ सकता है, जैसा कि मैंने मैथ्यू साहब से पूछा भी था, चाहे डेटा प्रोटेक्शन की बात हो, ई कॉमर्स ड्यूटी की बात हो? देखिए, ट्रंप बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, वो टैरिफ के अलावा कोई बात कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एफटीए की बात अभी तो नहीं करनी चाहिए। उसके 2-3 रीजन है। एक तो ट्रंप को बिल्कुल भी ही डजंट रिस्पेक्ट नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। आपने देखा कि 1994 से यूएस, मैक्सिको, कनाडा के बीच में नेफ्टा एग्रीमेंट था, सब जीरो ड्यूटी ट्रेड था उनके बीच में। 2019 में ट्रंप साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये अमेरिकन वर्कर्स के लिए ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। उसका नाम बदला, यूएसएमसीए किया, ट्रम्प्स बदले और नया एग्रीमेंट शुरू कर दिया। लेकिन फिर अभी फिर से वो कह रहे हैं कि यूएसएमसीए भी ठीक नहीं है यूएस वर्कर्स के लिए, और 25% टैरिफ लगा दिए मैक्सिको और कनाडा के ऊपर। तो ही डजंट रिस्पेक्ट नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। सेकंड, वो उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो है इस समय नहीं करना चाहिए। जैसा आपने अभी मेंशन किया, अगर एक बार एफटीए की, कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए की बात करेगी
तो बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे, जैसे कि सर्विसेज में H1B वीजा का आएगा, वहाँ इमिग्रेशन को लेके वो लोग सख्त हैं, तो हमें वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। वो हमसे कहेंगे, बहुत दिनों से हमसे मांग रहे हैं, वो आउटसाइड द FTA ऑल्सो हमसे मांग रहे हैं कि अपना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकेली स्कीम है जो हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी के लिए भी खोलिए। हमारी वो कंपनी कहेंगे को अपनी दीजिए। एग्रीकल्चर सब्सिडी कम कीजिए। वो कहेंगे डेटा प्रोटेक्शन अपना जितना भी है सब हटाइए यहाँ से। वो इस तरह की बहुत सारी चीजें कि वो कहेंगे हमें अपना पेटेंट लॉ जो है डाइल्यूट कीजिए, तो हमारी जेनरिक्स सब कुछ हमारी। तो अगर हम FTA की बात करते हैं तो इट गोज बियॉन्ड द टैरिफ। ट्रंप जब टैरिफ की बात कर रहे हैं तो उनको क्यों छेड़ रहे हैं हम बाकी बात करके? हमको टैरिफ में स्टिक रहना चाहिए और वहां उनको सीधे ऑफर देना चाहिए, हम जीरो ड्यूटी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर, ये लीजिए और खुश रहिए। ठीक है, मैथ्यू साहब आप सहमत हैं इनसे? हम लोग जी, टैरिफ तक बिल्कुल। कह रहे हैं, टैरिफ की बात हो रही है, क्यों आगे? Yes, yes, बिल्कुल सही है। no, what Srivastava Saab said is right. I completely agree. I agree. I agree with this point. प्रभु दयाल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। Sorry. क्योंकि हम क्यों ऐसी बात करें जो कि उनको आइडिया ना भी हो तो वो बात करने लगे। जहां तक अभी बात हो रही है वो टैरिफ की हो रही है, उसी पर सीमित रखना चाहिए। बिल्कुल। क्यों दूसरी चीजों के बारे में हम छेड़छाड़ करें? सुनील सुवर्णम साहब, ये But I'll जो tell you also बात थोड़ा something, सा no, Lakshman ji, there is one point. हाँ No, Lakshman ji, one point I'd like to make is that let us not consider Trump as a man who disrupts agreements. I agree that he will disrupt agreements which he believes are not in favor of the US. Now, please understand, आप इनका पूरा tariff आप का list देखेगा तो you will find that there is so much of differential tariff which is against the Americans. Like, for instance, Americans are a disadvantage. In fact, if you look at Moody's assessment, the rating agency, they say India, Vietnam, and several other countries have differential rates which favor other countries against the US. We are talking about a situation how we will derive opportunities from this. Let me give you I'll give you an example. Example देता हूँ. See, if China के साथ this is going to get tougher. It's not going to get easy. When items which are exported by China to the US will become difficult in the American market, we should propose an easier access to their market at cheaper rates. These are the kind of things which we should be doing and looking for opportunities. I don't agree that, see, Trump is a deal maker. You give him a good deal and say that this is good for you and tell him he's the best president that the US has ever had, and we will support him succeeding in his objective. Believe me, like what Honorable Prime Minister has done this time. He has made great friends हालांकि with डील मेकर के Trump, साथ वो and he calls and डील मेकर के साथ वो डील go ब्रेकर ahead. भी हैं। आप यूएस कुछ बोल कनाडा रहे थे? मैक्सिको के साथ एग्रीमेंट, यूएस कनाडा मैक्सिको के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट था, उस Please एग्रीमेंट को तो उन्होंने understand. माना नहीं। Correct. Because no, Lakshman ji, that is because Trump believed in the NAFTA agreement. He says it is against American interest. That is the reason. Just because we have, he has said that वो agreement ठीक नहीं है का मतलब ये नहीं कि ये like आपने initially start किया था वो unguided missile है. It's not correct. He's a breaker of agreement. He says, please understand, international relations is dynamic. Constant नहीं है. So he says WTO agreement का terms were made when China was not even a big power. So when China becomes a big power, the terms of the agreement has to change. इसमें क्या difficulty understanding के लिए? I mean, I don't understand. If a situation changes, then you have to make new agreements, new rules to look at new situations. So therefore, New in situation. one way, he is correct. He says update the agreements. ठीक है, सुनील सुवर्णम साहब, ये जिस तरीके के जो अभी मैथ्यू साहब कह भी रहे थे कि चाइना के साथ जितना हार्स हो गए, मैक्सिको के साथ हो गए, लेकिन इंडिया को इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी देखनी चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है और कितनी दिख रही है? तो दो बात है इसमें। तो पहली बात है कि मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं जो प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा कि इसमें हमारी पॉलिटिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं है।
मेरा मानना है कि क्वाड, क्योंकि वो चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा एक जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका का गठबंधन है। उसका मीटिंग लेटर इन द ईयर भी होने वाला है, शायद इंडिया में होगा, और ट्रंप भी इंडिया विजिट कर सकते हैं। इंडिया बहुत काउंटर करने को, पॉलिटिकली चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है ट्रंप के लिए, नंबर वन। नंबर टू, बोथ चाइना और कनाडा ने बहुत एग्रेसिवली काउंटर मेजर्स की बात की। चाइना ने कहा आपको वॉर चाहिए तो हम वॉर देंगे। कनाडा में देखिए इंडिविजुअल गवर्नेंस नेบอกकि हम ये सप्लाई स्टॉप करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपोर्ट दैट किया। तो वो लोग एग्रेसिवली ट्रंप को टूथ एंड नेल फाइट कर रहे हैं, योर एन आई फॉर आई, टूथ फॉर अ टूथ। तो इसमें अगर ऐसा चीज में हम समझौते से आगे बढ़ेंगे, हमारी डिप्लोमेटिकली ट्रंप को चाहिए इंडिया में, पॉलिटिकली चाहिए, वन। सेकंड, हमारी कॉस्ट एडवांटेज इतनी भयंकर है, तो उनको इस माहौल में उन्होंने इंडिया को नेम किया है कांग्रेस में, ताकि वो पब्लिक परसेप्शन में इंडिया को फेवर कर रहा है ऐसा इंप्रेशन ना बने। मगर ग्राउंड लेवल में देखिए, मोदी जी का उधर जाना, जयशंकर जी का पहले जाना, अब पीयूष गोयल को उन्होंने अलाउ किया है, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो यहां से इंडिया को फायदा इससे बन सकती है कि मेरी मानना है, मानिए कि जहां पे भी इंडिया का कॉस्ट एडवांटेज है उस चीज के ऊपर जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कनाडा लगा रही है या चाइना काउंटर कर रही है थ्रू डिप्रिसिएशन, कि चाइना के पास पावरफुल टूल क्या है, युआन को डिप्रिशिएट कर रही है ताकि टैरिफ का इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करें। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट यूएस कंज्यूमर पे, इन्फ्लेशन हाइक पे आएगा, तो वो ट्रंप के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उसको, वो बिजनेसमैन है तो उसको वो भी साथ में लेना है। तो इंडिया से कुछ ना कुछ मे बी अंडर द गाइडलाइन होगा, बाहर दिखेगा नहीं, क्योंकि ही डजंट वांट टू सी कि मैंने इंडिया से कुछ कंसेशन दे दिया है। मगर ओवरऑल इसमें फायदा हमारा है कि चुप बैठकर ग्राउंड लेवल में डील करें और कॉस्ट एडवांटेज अमेरिकन कंज्यूमर्स को पास ऑन करने की कोशिश करें, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने कहा, हमारी तेल हम और भी ज्यादा अमेरिका से खरीदनी चाहिए, और डिफेंस में भी हम थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी उधर से उनको कमिटमेंट देना चाहिए। ये दोनों करेंगे तो वो ट्रंप के लिए लोकली बहुत बड़े विन होंगे। तो मेरा मानना है कि मोदी जी अल्टीमेटली गुजराती है, गुजरातीज आर ऑल्सो गुड बिजनेसमैन, उनको भी गिव एंड टेक आता है, कहाँ पे लाउडली प्ले करना है, कहाँ सॉफ्टली प्ले करना है, बहुत अच्छी समझ है। तो हम वही, मेरे स्मार्ट बात की ना कि कोई झंडा नहीं उठाना है, हमें क्वाइटली जाके ग्राउंड लेवल पे अपना काम हासिल करके आ जाना है। और उसमें ट्रंप ने इसको एक्नॉलेज भी किया, ट्रंप ने कई बार इसको एक्नॉलेज भी किया है कि पीएम मोदी जो है बहुत ही मुझसे ज्यादा हार्ड बार्गेनर है, उन्होंने कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा भी है। अजय श्रीवास्तव जी, ये जो एक अपॉर्चुनिटी की बात सुनील जी कर, ग्रेट फ्रेंड, हाँ बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, इसमें जो अपॉर्चुनिटी की बात सुनील जी कर रहे थे, जाहिर तौर पे जब चाइना पे ड्यूटी लगाएगा, मैक्सिको पे ड्यूटी लगाएगा, तो भारत अपने लिए एक स्कोप तो वहाँ ढूंढ ही सकता है। तो भारत के लिए किस सेक्टर के लिए ज़्यादा स्कोप वहाँ पे दिख रहा है आपको? एक्चुअली अभी हमें देखना पड़ेगा डिसेबिलिटी किस कंट्री में कितनी है। अगर चाइना के ऊपर 20% लगाया है, हमारे ऊपर 15% लगाया है, तो शायद हम कुछ चाइना के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसमें हम गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव गुड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, लेकिन वो हमें चूंकि इनपुट मटेरियल चाइना से ही आता है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि हम सब्सटेंशियल वे में कर पाएंगे। पर लेबर इंटेंसिव गुड्स में हम करेंगे। ऑटो कंपोनेंट्स में हम मैक्सिकन गुड्स को, अगर मैक्सिको पर 25% लग रहा है, हमारे ऊपर थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि हमारे ऑटो पर टैरिफ 7.5% टू 10% है। अगर हमें कम लगेगा ऑटो कंपोनेंट के ऊपर, तो हम शायद ऑटो कंपोनेंट में भी रिप्लेस कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट करीब 12 बिलियन का है और यूएस का ग्लोबल इंपोर्ट 212 बिलियन का है। तो हम बहुत छोटे से हैं, लेकिन इस छोटे में भी जो यूएस के प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो यूएस में हॉस्पिटल में चलते हैं, उसमें 90% जेनरिक ड्रग्स के हैं, और हम आधी से अधिक जेनरिक ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो मुझे पता नहीं कि अगर हमसे नहीं लेंगे महंगी की वजह से, तो वो किससे लेंगे? कोई दुनिया में है नहीं सप्लायर उनके पास अधिक। यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो सारी जो है पेटेंटेड ड्रग्स होती हैं, हाई प्राइस, जो कि कम यूज होती हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे अगर जेनरिक ड्रग महंगी भी होती हैं तो हमें कुछ खास नुकसान नहीं होगा। तो फायदे की बात कहें, रिपीट कहूँ तो हमें लेबर इंटेंसिव गुड्स में फायदा हो सकता है,
अगर हमारे ऊपर वो लेस देन 20% काउंटर टैरिफ लगाते हैं, ऑटो कंपोनेंट में फायदा हो सकता है अगर वहाँ पर लेस देन 15% लगाते हैं ऐसे। लेकिन साफ से साफ बात हो सकती है 2 अप्रैल के बाद में, जब हम देखें वहाँ पर कितना लग रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे कितना लग रहा है। डिसेबिलिटी फैक्टर, उस समय हम साफ बात कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये सारी बात रही कि गुड्स को लेकर के, ट्रेड पर्सपेक्टिव को लेकर के, लेकिन भारत और यूएस के बीच में जो बाकी के संबंध है, चाहे वो सामरिक संबंध हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, वो भी काफ़ी मायने रखेगा। और ख़ास तौर से जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है ट्रंप के आने के बाद से, उसमें भारत अपनी अपॉर्चुनिटी किस तरीके से देख रहा है, टैरिफ से हट जाए, गुड्स से हट जाए दूसरे फ्रंट पे, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे खास शो ट्रंप से जो हड़कंप मचा है पूरी दुनिया में, उसको लेकर के। प्रभु दयाल साहब, ये जो टैरिफ वॉर या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ का जो ऐलान है, जाहिर तौर पे ये वहाँ तक तो रहता नहीं है। इससे आपसी संबंध जो देशों के बीच होते हैं वो भी बनते बिगड़ते हैं। तो इस टैरिफ के बहाने जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें भारत अपने लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख सकता है और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? टैरिफ से हटकर दूसरे फ्रंट की बात करें, चाहे सामरिक नजरिए से बात करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें। जी देखिए, हमको ये टैरिफ के इशू को ऐसे सुलझाना चाहिए कि ये अड़चन ना बने जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं उसके रास्ते में। इसी वजह से मैं जोर दे रहा था डॉक्टर मिस्टर पीयूष गोयल की जो विजिट है, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि इस तरह की अड़चनें हटे, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। हमारी एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये कई क्षेत्रों में इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि दोनों देशों का हित इसी में है कि इसको ठीक से आगे बढ़ने दें। अब देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हुई थी, हमको उनसे लेना चाहिए। डिफेंस क्षेत्र जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेरिका में जो डिफेंस प्रोडक्शन, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वहां के डीप स्टेट के तौर पे देखा जाता है कि डीप स्टेट कि वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं है, लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और जो अमेरिकन डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो भारत को एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पर देखती है। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर है और अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इस तरह से एक लॉजिकल रिलेशनशिप है जो अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से आगे बढ़नी चाहिए। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बढ़े। तो ये छोटी मोटी अगर रुकावटें आएंगी तो जो डिफेंस एरिया में जो कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज हैं उस पर रुकावट होगी। देखिए, हम धीरे धीरे करके अमेरिका से काफी अपने इंपोर्ट्स डिफेंस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं और हमारा ये मानना है कि हम धीरे धीरे ये आइटम भारत में बनाए, क्योंकि हमारा मेक इन इंडिया एक ऑब्जेक्टिव है। इस पे कुछ अड़चने हैं, वहां के जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का थोड़ा मसला है, लेकिन हमको ये ओवरऑल रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हमारी जो बायलैटरल पार्टनरशिप है वो कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है। क्वाड एक आपने जिक्र किया था, क्वाड तो एक ही तरीका है जिससे हम अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में हम दोनों कंट्रीज ये समझते हैं कि चीन के विस्तारवाद से हमको दोनों को नुकसान हो रहा है, पूरे क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे बायलैटरल इश्यूज हैं। इंडिया की जो कम्युनिटी है, हमारा डायस्पोरा इतना बड़ा है, वो भी एक इन्फ्लुएंस वहां पर डाल रहा है। देखिए, धीरे धीरे करके डायस्पोरा का रोल कितना बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि 1978 में प्रेसिडेंट कार्टर भारत की विजिट पे आए थे। उसके बाद 22 साल तक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं आया। उसके बाद देखिए, क्लिंटन आए, जॉर्ज बुश आए, ओबामा 2 बार आए, ट्रंप खुद आए, बाइडेन आए। तो एक के बाद एक सब प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। तो हमारी भी ये कोशिश रहनी चाहिए, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से ये जो रिलेशनशिप है और मजबूत होती जाए। दोनों का हित इसी में, हमें भी बहुत फायदा होगा इस रिलेशनशिप से। सो जो ट्रेड इश्यूज की जो बात हो रही थी, हम जरूर उनको
धीरे से सुलझाएंगे, कुछ कंसेशंस देंगे, कुछ अमेरिका से कहेंगे हम आपसे ये चीजें और खरीदेंगे, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो जो भी रुकावटें वो हटेंगी। और मेरे मानने में जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर तरह से ये कोशिश करेगी कि रिलेशंस स्टेबलाइज होते रहें और हमारे जो रिश्ते और मजबूत होते रहें। और रिश्ते जो हैं और मजबूत होते हैं। थॉमस मैथ्यू साहब, इसकी आड़ में क्या हम लोग ये भी चर्चा कर सकते हैं कि देखो जी ठीक है, जो ट्रेड डील है वो सब तो हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी बात मान लेंगे, कोई बहुत दिक्कत है नहीं, दोनों लोगों के फायदे की बात रहेगी, लेकिन जो बाकी मसले हैं ट्रेड से हट के, जैसे बांग्लादेश के मामले में इंटरफेयर करना, पाकिस्तान एक बड़ा टेंशन बना रहता है हमेशा, चीन यहाँ पे है, समय समय पर आंख दिखाता रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा पर्दे के पीछे से हमारे साथ रहा करो। अब लक्ष्मण जी जो दयाल सर ने अभी बोला, आई एग्री विथ हिम ऑलमोस्ट 90%. The only place I don't agree with him is that increase in 90% I agree with. Side I cannot say. I can say I agree with him on 90%. The 10% I don't agree with him is increase import of defense equipment from the United States. Because it will directly impact your Atmanirbhar Bharat Abhiyan. That is, it will impact Make in India program. Now, the US is only engaged in seller-buyer relationship. Inka technology denial regime is so strong, they will not allow co-production of any of their aircraft or any of their top technology. The only special relationship they have is with UK, which was signed in the 1950s. So therefore, defense कुछ जवाब देना चाहते हैं बाकी areas में, that is defense import items. You know, somebody said Quad, very important. Defense equipment ज़्यादा लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. If you really ask me, अभी रशिया के साथ co-production start करना चाहिए. Because co-production means transfer of technology. मैं सिंपल एक एग्जाम्पल आपको देता हूं. दैट इज 1990s एंड में, 2000 में Mercedes or the Hyundai गाड़ी, they came to India. Over a period of time, actually I was personally involved in it because 1990s में I was secretary to the industry minister. We had gone to Mercedes factory in Stuttgart. That is, Mr. Karnakaran, my chief minister, was then the industry minister under Narasimha Rao Saab. हमने गया था, we had gone to Stuttgart. I personally met the chairman of Mercedes-Benz 5-6 times. They said, "Yeah, you can't even make a screw." But today, almost 90% is made in India. Similarly, we should use the Ukrainian crisis to bring in co-production in India. Like, for instance, everybody knows today, your strategic submarines, which India is building, is only because of Soviet technology or Russian technology. So therefore, simply buyer relationship in defense is something which I will not recommend at all, because please understand, history will tell you one thing. Whenever India has waged a war, US has imposed sanctions on India, despite the fact that India has been the largest democracy. See, British Prime Minister today, Cameron, goes on talking about democracy. They are all hollow claims. आपको इतना याद होगा 1998 में after the Pokhran that is explosion, British government जो इंडिया ने जो Sea King helicopters उनके पास भेजा था जो रिपेयर करने के लिए, वो वापस भी नहीं दिया. Despite the fact that India is a democracy, India has to strengthen itself against China. So the so-called, this public professions have no meaning. So what I'm trying to tell you is that we have lot of, like, डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत रहना चाहिए. डिफेंस में बहुत ज़्यादा No, bilkul nahi. No. What Dayal sir said is something very interesting. He talked about diaspora. See, look at the relationship which with Modi ji has been able to establish with the American Vice President. I'm not giving you any more hints. It was like a family meeting. He's been able to break ice. Okay? And so therefore, I think there's immense scope for
increasing relationship, especially in, see, what is Trump's aim? Trump is a businessman. He is not a strategic thinker. You give him business deals, he'll pick it up. So we will have to प्रभु go दयाल in साहब and कुछ ऐड find करना चाहते हैं। opportunities where Chinese, like Srivastava said, also said. The same thing we should follow. प्रभु दयाल साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं Thomas आपकी बात में। Matthews is not correct when he says that we agree on 90%. I think we agree 100%. Because what I myself said is that the American defense manufacturing sector is interested in pushing defense exports to India. But we have an interest in Make in India. We want to indigenize. And that is a little hitch, which the two sides are trying to iron out. We are not going to buy equipment from the United States without fully exploring and realizing the potential of Make in India. We want to indigenize the production. And that is where the negotiations are taking place. We have increased defense purchases from the United States. The United States defense infrastructure sees us as a big customer. That is their big interest. And in fact, the defense manufacturing sector is a factor which works in favor of pushing the US administration to have a closer relationship with India. So दोनों countries में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में हमको नजदीक लाती है। तो थॉमस मैथ्यूज साहब से मैं 100% एग्री करता हूं। हमारा कोई उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। वो चाहते हैं हमको बेचना, हम चाहते हैं यहाँ मैन्युफैक्चर करना। किस तरह से ये इस बात पे ब्रिज बन जाए, उसी पे बातचीत चलेगी। बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव साहब, ये ब्रिज बनना कितना संभव दिख रहा है आपको? तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ डिस्कशंस को। तो मैं कहूंगा इंडिया फर्स्ट इज द अल्टीमेट पॉलिसी। उसके अंदर जितना अच्छा हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे, और नहीं हो रहा है तो नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। तो मैं पूरी तरह से थॉमस मैथ्यूज साहब और प्रभु दयाल साहब से एग्री हूं ऑन डिफेंस परचेसेस। इवन ऑयल में मैं कहूंगा अगर हमको वो बेस्ट प्राइस मैच कर सकते हैं तो हम लेंगे, अगर वो महंगा दे रहे हैं तो हम क्यों लेंगे उनसे। तो टैरिफ में ऑफ कोर्स हम उनको अच्छा ऑफर देंगे, बाकी चीजों में देश को हम देखेंगे क्या है। और मैं बहुत अच्छा लगा सुनकर थॉमस मैथ्यूज साहब का। देखो, अमेरिका हमारा फेयर वेदर फ्रेंड है, या जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ खड़ा रहेगा। पास्ट में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, वो तो हमारे अपोनेंट साथ खड़ा रहा है। तो हमको कंट्री फर्स्ट हमेशा रखना है। उसके अंदर जितना कंसेशन दे सकते हैं, बट नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। थैंक यू। बिल्कुल। सुनील सुब्रमण्यम साहब को जोड़ना चाहते हैं। सुनील जी, देखिए, इंडिया फर्स्ट की बात की ना, तो मैं मानता हूं कि जो इन्होंने कहा उसमें मेरे को एक दिक्कत है कि इंडिया फर्स्ट में आप सोचिए कि हमारी जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आज बहुत पीछे है। ऑलरेडी कमांडर इन चीफ ऑफ स्टाफ ने HAL के ऊपर लगाया कि मैं कितनी देर तक आपके अजीत हेलीकॉप्टर आने में तैयार करूं। वी आर फॉलिंग बिहाइंड। सेकंड, रशियन MiG प्लेन्स की क्वालिटी सबको पता है। तो अमेरिका से हम क्या खरीदने वाले हैं? नॉट द लो एंड वर्क, इट इज द F-35 प्लेन, दैट टेक्नोलॉजी विच इज सुपीरियर टू एवरीथिंग। देखो, हिस्टोरिकली अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान को दिया, हमारे MiG उसके बराबर नहीं है। तो इंडिया फर्स्ट में पहला हमारा बेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। नाउ सेकंड पॉइंट इज, ये जो उन्होंने इंडिजिनाइजेशन कहा ना, तो इंपोर्ट में 70-30 का रूल रखो। 30% लोकल सोर्सिंग करो ऑफ द लो एंड, 70% उधर से आने दो। तो गठबंधन ऐसी हो सकती है, मगर बिल्कुल आज के तौर पर अमेरिका से डिफेंस हाई क्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट कमिट करना ही हम खरीदेंगे। ये आज उन्हें देना ही पड़ेगा, बिकॉज वो इजी विन है हमें बाकी टैरिफ से बचने के लिए। तो इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ऑयल का इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका और हाई लेवल डिफेंस की प्रॉमिस करना कि ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स मैं F-35 ऐसे टॉप क्वालिटी करूंगा, और उसमें मैंने एक 70-30 का 30% लोकलाइजेशन, ताकि यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो। ऐसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये फेयर वेदर फ्रेंड की बात करी, सही था, मगर वो इंदिरा गांधी, जब वो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने रशिया के साथ क्लियरली हमारा इसको डाल दिया था, और वो PL-480 राइस स्कीम उसमें नेगेटिव था। बट मोदी जी के आने के बाद वो सिचुएशन वैसी नहीं है। आज
अमेरिका हमारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है और डेमोक्रेटिक के तौर पर, चाइना काउंटर के तौर पर एक सस्टेनेबल नॉन फेयर वेदर फ्रेंड यानी ऑल टाइम फ्रेंड की बात उठ सकती है और उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। ये मौका है ब्रिलियंटली हमारे हाथ में, इसको छोड़ना नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे लिए मौका है। दुनिया के बाकी देशों के लिए जिस तरह जितना सख्त वो दिख रहे हैं उतना सख्त शायद भारत के साथ ना हो। भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी जिसको बेहतर तरीके से भारत इनकैश कर सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुई, आप लोग समय निकाले इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया। और CNBC आवाज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अगला कार्यक्रम। नमस्कार।